अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाजरीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्क की मीशत है और गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में ये जानने की कोशिश की कि जो मीशत को दरपेश चैलेंजेस हैं, इससे हुकूमत वक्त कैसे आवाम को निकाल सकेगी। और उससे भी बड़ा और अहम सवाल ये है कि जो आवाम रिलीफ चाहते हैं, जो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, उनसे उनको कैसे निकाला जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की तमाम ही तकरीबन सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार हैं PDM की शक्ल में, और उसके अलावा एक जमात जो इससे पहले हुक्मरानी करती रही वो महज अपोजिशन में है, समझा ये जा रहा है। बड़ी अजीब बात है कि जितनी भी सियासत होती है या हो रही है, उसका मकसद और मसरफ़ ये होना चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को लाया जाए और मईशत को दरपेश जितने भी चैलेंजेस हैं उससे निकाला जाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि एक सियासी जमात ये चाहती है कि मुल्क में चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, इक़्तिदार जो खो चुका है उसको किसी न किसी तरह दोबारा हासिल कर लिया जाए। और ये बात कहने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, ये भी मैं यहाँ पर इसकी वजाहत करता चलूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ोन कॉल सामने आई है जिसके ऊपर मीडिया पे ख़ासी बात हो चुकी है, और जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो हैरान हैं कि मुल्क इस वक्त इतने संगीन मौशी बहरान से गुज़र रहा था और उस पर अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए पूरे मुल्क को स्टेक पे लगा दिया गया। ये बात उस वक्त सामने आई जब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब गुफ्तगू करते हुए पाए गए मोहसिन लगारी साहब के साथ, जो पंजाब के जो ख़ज़ाना के उमूर है देखते हैं, वज़ीर हैं। उनके साथ एक टेलीफोनिक कॉल गुज़िश्ता रोज़ आवाम के सामने आई है। याद रहे कि ये वो दौर है जहाँ पर कोई भी चीज़ इतनी आसानी से छुप नहीं सकती। लोग ये जानने का हक़ रखते हैं कि उन पे जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं और किस तरह मुल्क के जो मामलात हैं उनको आगे लेके चलेंगे। लेकिन इस कॉल के आने के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। क्या हमारी सियासत का महवर और मरकज़ सिर्फ ये है कि हमें किसी न किसी तरह इक़्तिदार को हासिल करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि मईशत की जो सूरत हाल वो इतनी ज़्यादा ख़राब है। वो तो शुक्र है कि हमारा जो IMF के साथ मुआहिदा था, जो बहुत ज़्यादा तात्तुल का शिकार हो चुका था, उसके ऊपर जो ख़तरात के बादल मंडला रहे थे वो अब छट चुके हैं। IMF की जानिब से जो हमारा एक प्लान था वो अब उस प्लान के अंदर हम दोबारा आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त क्या किया जाए कि जो सूरत हाल है उसमें इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उसके ऊपर जो इतनी गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पर बारिश और सैलाब के बाद, तो ये एक बड़ा मसला रहा जिसके ख़िलाफ़ हम सब इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब और अफसोस है कि सिर्फ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, हुसूल इक़्तिदार के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए ये लोग तैयार हैं। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू ज़रूरी है क्योंकि बड़ा हसास नौइयत का मामला है, और इस कॉल के सामने आने के बाद तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इससे पहले की जो सूरत हाल रही वो भी आवाम के सामने है। मुतादिद मरतबा ऐसा हुआ कि झूठे बयानात गढ़े गए, किसी बैरूनी साजिश का तस्करा हुआ, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिल सका, और उसके बाद न जाने कितनी ऐसी बेबुनियाद बातें होती रहीं जिसका भी कोई अभी तक सुराग नहीं मिल सका है। और फिर ये बात सामने आई
कि पूरे मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाया जाए दानिस्ता तौर पर, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। बहरहाल इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ और दीगर मामला हैं जिसके हवाले से लोगों ने अपने पैगाम भेजे हैं। हमारी कोशिश होगी कि उन तमाम मामला पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से जो हमारा पिछला प्रोग्राम रहा उसमें बहुत सारे ऐसे पैगाम मौसूल हुए जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आज ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। इस वक्त जो हमारे पहले मेहमान हैं टेलीफोन कॉल पर, इमरान इस्माइल साहब इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी कॉल पे लिया। पहले आप मुझे बिलमुशाफा मुलाकात के लिए भी जी बुलाते आमिर थे। भाई, अब मैं बिल्कुल बिल्कुल टोरंटो में ऐसा ही है। मौजूद हूँ तो आपने मुझे कॉल पे ले लिया, बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपकी बड़ी नवाजिश क्या आपने प्रोग्राम में जो है वो हमें वक्त दिया। और आप इस वक्त क्योंकि कनाडा में मौजूद हैं और कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से ही जो हमारे बहुत सारे सवालात हैं उनके जवाबात आप देते आए हैं, और आज भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है बहुत सारे सवालात आपकी खिदमत में रखें। सबसे पहले तो एक सवाल जो बारहा पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो ये कि नई पॉलिसी जो कनाडा की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई गई है इमिग्रेंट्स के लिए वो क्या है, और उस पर पूरा उतरने के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है, और कौन ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जिनकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ज़रा आगाज़ में इसका तस्करा किया जाए। जी जी जरूर। कनाडा ने जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी वजह की थी, और वो जी हमेशा से स्किल वर्कर्स और बिजनेसमैन हजरात, स्टूडेंट्स को टारगेट करते थे। लेकिन कोरोना के बाद से जी अब उनकी जो तवज्जो है वो ज़्यादा मरकूज हो गई इस बात पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को लाया जाए यहाँ पर। जी और इमिग्रेंट्स के आने से ये होगा कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ने की उम्मीद होती है। जी लोग आते हैं, जॉब्स करते हैं, टैक्सेस देते हैं और मुल्क को अच्छा बनाने के लिए, इसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए मेहनत करते हैं। जी और इमिग्रेंट जो आते हैं वो बरसगीर से और मिडल ईस्ट से, वो उमूमन मेहनती लोग होते हैं। तो इसीलिए जो नई जो पॉलिसीज़ हैं उसमें ज़्यादातर तवज्जो तो यंगर एप्लीकेंट्स के लिए है, जी अगर आप इकोनॉमिक क्लास की बात करें, और स्टूडेंट्स के लिए है ज़्यादा इससे मौके, और इवन बिजनेसमैन हजरात के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि जी बिजनेसमैन हजरात के लिए इन्होंने स्टार्टअप वीज़ा भी तश्कील दिया हुआ है। जी प्रोविंसेस में भी इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स जो है वजह किए गए हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कनाडा को काफ़ी लोग चाहिए, और 2023 तक उन्होंने 1 मिलियन का जो टारगेट किया है, मुझे लगता है कि वो उसको पूरा कर लेंगे। ठीक। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि अब क्योंकि आईटी का दौर है, आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, जो लोग आईटी में करियर अपना परस्यू करना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर रहते हुए कैसे काम किया जाए, और ऐसा सिलसिला हो कि वहाँ पर चले भी जाएं और वहाँ पे काम भी अपना स्टार्ट करें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ऑन पेपर तो मौजूद होती हैं, जो बिज़नेस प्लान होता है वो मौजूद होता है, लेकिन वो यहाँ रहते हुए एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं और उसके लिए क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। फरमाइए। जी, जो ये स्टार्टअप वीज़ा कैटेगरी थी और इवन जो बिजनेस की आम कैटेगरी है, उसमें आईटी प्रोफेशन, आईटी का जो बिजनेस है उसको हमेशा से पजीराई मिली है, क्योंकि उसमें इनोवेशन होता है, जी ऑटोमेशन होती है, और उसमें काफ़ी मौके लोगों के लिए हैं। तो आईटी के हवाले से जो आप प्रपोजल पेश करते हैं, वो पहले तो प्रपोजल राइटिंग में ही होता है। जी वो प्रैक्टिकली तो आप इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे आने के बाद ही करते हैं। लेकिन क्योंकि आईटी के मामलात में ऐसा है कि करीन ख्याल यही होता है कि ये बिजनेस, अगर आपके पास तजर्बा है ऑलरेडी जी आईटी बिजनेस को रन करने का, अपने होम कंट्री में आपने सक्सेसफुली किया है, तो मुमकिन ये मुमकिनात में से है कि स्टैंडर्ड तमाम सेम ही होते हैं आईटी के दुनिया में। आप उन्हीं टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे कनाडा में भी जिनकी खपत है। तो ओमन करीम ख्याल ये होता है कि आप जब आईटी का बिजनेस लगाएंगे तो उसके अंदर आपको कामयाबी होगी। और इसी वजह से आईटी के जो बिजनेस यहाँ पे चल रहे हैं, खासतौर से जी यंगर एप्लीकेंट्स जी हैं, उन्होंने आकर के स्क्रैच से स्टार्ट किया, लेकिन आज वो मल्टी बिलियन कंपनी के मालिक हैं यहाँ पर। तो राइट इट्स अ गुड राइट ऑप्शन। और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, उनकी भी यहाँ पर काफ़ी मांग है। मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस हैं, रिटेल है,
और दूसरे बिजनेस हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग है। जी। तो ये काफ़ी है, इसके अंदर मौके, लोग अगर कंसिडर करें कनाडा को, तो इट्स अ गुड कंट्री टू प्रॉस्पर योर बिजनेस हियर। राइट। आमिर भाई ये बताइए कि एक जो हमारा लैंग्वेज बैरियर है, ये एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी हम अप्लाई करते हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या कनाडा हो। ये मैं चाहूँगा ज़रा लोगों की नॉलेज के लिए बताइए कि वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज अगर अंग्रेज़ी के अलावा फ्रेंच भी जो लोग जानते हैं या सीखने का इरादा रखते हैं, उनको ये चीज़ कितना बेनिफिट कर सकती है? देखिए, बाइलिंगुअल कंट्री है हमारे यहाँ कनाडा में, जी। अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, राइट। इसीलिए इमिग्रेशन के मामला में भी पॉइंट्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज के। राइट। लेकिन हमें ज़रा सा रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अंग्रेजी के मामला में, जी। अंग्रेजी में अगर आप आइल्स का स्कोर बेहतर नहीं आ पा रहा है आपका हम्म। किसी वजह से, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्कोर बढ़े और आप फ्रेंच की कोशिश करना शुरू कर दें, जी। तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत इसलिए आएगी फिर, क्योंकि वो बिल्कुल एक अजनबी जबान जी है आपके बिल्कुल लिए। ऐसा ही। आप ज़रूर कोशिश करें, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप वही मेहनत अंग्रेजी पे कर लें, हम्म। तो आपको बेहतर रिजल्ट निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये ज़रूर है कि जो लैंग्वेज टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सेल्टिक है और आइल्स है, इसको मद्देनज़र रखते हुए कि इनकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो अच्छा अच्छा बैंड स्कोर करते हैं स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में, लेकिन कहीं जाकर लिसनिंग में कम आ जाता है या किसी एक फैक्टर में, जिसकी वजह से इनका जो पूरा केस है वो बना बनाया लोगों का बिगड़ जाता है। तो इसी राइट। वजह से केनियन गवर्नमेंट मोनोपोली को थोड़ा सा खत्म करना चाहती है, और ये अपडेट है कि एक और नई टेस्टिंग अथॉरिटी उन्होंने नामजद की है, हम्म। जो कि बहुत जल्द इसका ऐलान कर देंगे। वो उन्होंने नाम अभी नहीं वाजे किया, लेकिन ये बात तय पा गई है कि नई टेस्टिंग अथॉरिटी को वो मौका देंगे हम्म। ताकि लोगों के पास ज़्यादा चॉइस हो और कर सकें। लेकिन ये कि आपको अपनी अंग्रेजी बहरहाल बेहतर करनी है, क्योंकि यही एक वाहिद बैरियर है बिगेस्ट हम्म। आपके यहाँ आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट और जॉब के वसूल में भी। जी। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है और आप बहुत अच्छे टेक्निकली बहुत माहिर हैं, अपने काम में यकता हैं, हम्म। लेकिन अंग्रेजी के मामलात में आपको थोड़ी सी दिक्कत है, तो यहाँ पे आने के बाद भी आपको एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट में, हम्म। सेटलमेंट में मुश्किलात होंगी। मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है। आमिर भाई ये फरमाइए कि अब ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है, इसमें पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा है कि एक फाइनेंशियल क्रंच आया, एक क्राइसिस की सी एक सूरत हाल थी। वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, और प्लस ये कि जो वर्किंग आवर्स हैं स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे, इस पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती रहती है, क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पर भी आया है? जी हाँ, तो स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा से उन्होंने ये तरीक़ेकार रखा हुआ था कि 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने टेम्पररी रेजिडेंस टू परमानेंट रेजिडेंस का ऑप्शन भी दिया। वो चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ आए हुए हैं वो ही यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट हो जाएं, वो ही यहाँ पे रह जाएं। और अब तो बॉर्डर्स खुल गए हैं, तो वो बाहर से भी लेना शुरू हो गए लोगों को। एक एक जमूद सा आ गया था जी। लोगों के आने में यहाँ पर कनाडा में, क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज थे, अब वो खुल गए हैं, हम्म। तो उनके लिए भी है सिलसिला। तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की, वो बहरहाल इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यस। और इन्फ्लेशन यहाँ पर भी है, गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं यूएस हम्म। आज सुबह में जी। बाय रोड, क्योंकि हमें वहाँ पे इमिग्रेशन सेमिनार करना है अमेरिका में। हम्म। लेकिन हमें मालूम है कि जब हम गैस डलवा रहे होंगे तो हमें बड़ा फर्क लगेगा जी। पिछली जी। मरतबा जब हम गए थे उसके मुकाबले में। तो यकीनन यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, हम्म। और जॉब्स का भी सिलसिला, लेकिन जॉब्स जो है ओपनिंग हो रही हैं, हम्म। बिजनेस खुल गए हैं, काफ़ी लोग चाहिए इनको। तो सूरत हाल यहाँ पे खतरे बेहतर है अगर आप इसका मवाजना करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहाँ पर स्ट्रगल जारी है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर भाई, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, आपसे चंद एक और सवालात हैं मैं आपकी खिदमत में रखूँगा, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहें। हमारे साथ Sure. स्टूडियोज़ में एक और हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू होगी क्योंकि मुल्क के जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। नईम अवान जरूर। साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब नईम अवान साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नईम साहब ये फरमाइएगा कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो कॉल सामने आई है और जिस तरह की ये कंट्रोवर्सी है, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यकीनन सियासत माजी में भी होती रही, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगते रहे, केसेस भी बनते रहे,
लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि जितनी भी सियासत है इसका महवर और मरकज़ जो है अब लगता ही है कि सिर्फ हुसूल इक़्तिदार रह गया है। क्या लोग ये समझें कि सियासी जमातें जो कुछ करती हैं ये हुसूल इक़्तिदार के लिए करती हैं या मुल्क की बक़ा और सलामती के लिए करती हैं? आप अपनी राय इसके ऊपर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, बात ये है कि जो बड़ी बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर एक अरसा दराज से जो है वो काम कर रहे हैं। असल में सियासत है, इबादत का नाम है। जी। लेकिन कुछ टाइम से कुछ आप देख ही रहे हैं हालात जो जिस करवट चले गए हैं। और मैंने लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी आपको एक बात कही थी कि इस दुनिया के अंदर जो है वो लोग दो लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। एक वो जो टाइटैनिक जिसने डुबाया कप्तान, और दूसरा वो कप्तान जिसने इस मुल्क का जो है वो खाना ख़राब कर दिया और पूरे मुल्क को ला के जहाँ ला के इसने खड़ा किया, वो कौम इस वक्त देख ही रही है। इस सियासत के अंदर बात ये है कि अब हम ये तो कह सकते हैं कि इमरान खान क्रिकेटर अच्छा था, ठीक है, उसने वर्ल्ड कप के लिए बड़ी एफर्ट्स की और चैरिटी बड़ी अच्छी तरीके से इकट्ठी कर सकता है और चंदा इकट्ठा करने के अंदर वो मेरा ख्याल है उसने PhD की है। लेकिन आप उसको ये कहें कि वो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, तो हाउ कैन पॉसिबल, उसको आप नहीं मान सकते। उसकी वजह ये है कि उसको सियासी जो है वो उसके पास काद ही नहीं है, उसके पास सियासती उसके पास जो है वो तजुर्बा ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर दूसरी बात ये रही कि जब ये इलेक्शन 2018 हो रहे थे, 18 के इलेक्शन के अंदर खुद इमरान खान ने ये बात कही थी कि अगर मैं इस दफ़ा नहीं जीतता तो मैं यहाँ से माइग्रेट करके बरतानिया चला जाऊँगा और मैं अपनी ज़िंदगी की जो है मैं वहीं गुजर सफ़र करूँगा। और 2018 के अंदर फिर हम डर गए थे, सच्ची बात है कि जो हालात ये क्रिएट कर रहे थे सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि सुनामी आएगा और सुनामी बहा के ले जाएगा। फिर कौम ने देखा सुनामी किसको कहा इन्होंने। सुनामी का वो जो सुनामी का पानी था, कुछ जो है वो PMLN से, कुछ जमात इस्लामी से, कुछ MKM से उन्होंने लोटे इकट्ठे किए बहुत सारे। 80% इस जमात के अंदर वो लोटे, जिन लोटों से इन्होंने पानी भरा और सुनामी इस मुल्क के ऊपर लेकर आ गए। और ऐसा सुनामी लेकर आया कि झाड़ू फेर दिए सियासत के ऊपर भी, झाड़ू फेर दिया इस मुल्क की बका जो है वो सलामती के ऊपर भी, झाड़ू फेर दिया मैशत के ऊपर भी। और आज भी सूरत हाल ये है कि 3.5 साल जो है वो पूरे मजे लिए और कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई। 3.5 साल बाद जब सीट गई तो साजिश हो गई। उससे पहले कोई साजिश का जो है जिक्र नहीं था, उससे पहले कुछ जो है वो इनके खिलाफ साजिशें जो है वो बात नहीं हो रही थी। देखिए बात यह कि यह गैर आईनी तरीके से इन हुआ था सियासत के अंदर और असम्बलियों तक पहुंचा था। गैर आईनी तरीके से दाखिल होकर हमने आईनी तरीके से इसको जो है अपने इत्मीनान से बाहर किया। और जो तरीकेकार जिसका हमें आईन इजाजत देता है, जिसको कानून हमें इजाजत देता है, लेकिन ये शख्स जो है वो सियासत समझता है कि सीट को, जब तक सीट है, इक्तदार है, तो समझ लें सियासत है। अगर इसके पास सीट नहीं है, इक्तदार नहीं है, तो पाकिस्तान की मैशत का खाना खराब हो जाए। और जो रिकॉर्ड हुई है और जो रिकॉर्डों के बाहर निकल कर आई है, ये एक जिंदा मिसाल इन्होंने जो है वो कायम कर दी है कि ये मुल्क के अंदर किसी मकसद के लिए जो है वो इस मुल्क के ऊपर ये मुसल्लत हुए थे और उस मकसद का बुनियादी वो जो चेहरा था वो बेनकाब हो रहा है। और इन्हीं के लोग जो है वो खुद, अब देखें ना, IMF के साथ जो है वो एग्रीमेंट नवंबर के अंदर शौकत अजीज साहब करते हैं और शौकत अजीज साहब कहते हैं कि हमें 1 अरब जो है वो हमें मिलने वाला है। तो 1 अरब हमें मिलने वाला है, लेकिन कंडीशन ये, टर्म एंड कंडीशन ये कि पर जब मंथ जो है वो हमें 8 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। अब नवंबर 2000, अब पीछे चले जाए किसके अंदर, अब 22 के अंदर 8 रुपए से मल्टीप्लाई करें। आज जो इनके तजुर्बे थे, आज IMF के इनके जो मायदे थे, आज एग्रीमेंट जो थे, वो आज निकल के आवाम के ऊपर जो है वो वजन एटम बम बन के निकल रहे हैं। और खुद जो है इनके जिसको चपड़ासी रखने के लिए तैयार नहीं थे, खुद ये मुंह से एक्सेप्ट करके गए, हम बारूदी सरंगे बिछा के चले गए। तो बारूदी सरंगे किसके लिए बिछा के गए? ये कौम के लिए बिछा के गए। इस कौम का क्या कसूर है, इस अवाम का क्या कसूर है? बात ये है कि जो हालात में कह रहा हूं ना, जो बना के ये गए, GDP रेट जहां ला के इन्होंने खड़ा किया, मुल्क की मैशत खड़ी की, 1 करोड़, मैं नहीं कहता, जो है वो इनका खुद मिनिस्टर ने ये बात की कि 1 करोड़ 19 लाख इस वक्त लोग बेरोजगार हो गए। ये क्यों दावे किए उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख मकानात के? और आज जो है वो सूरत हाल आपके सामने, ये सीट की जो है वो एक इक़्तिदार की जंग है। जब तक सीट इमरान खान साहब के पास है, जब तक जो है वो इस मुल्क की जो है वो समझते हैं कि मुल्क बेहतर है, वरना अदरवाइज इससे पहले जो मुल्क चलते रहते। क्या है बात यह कि जब इमरान खान नहीं था ना, तो जब भी ये मुल्क था, आज इमरान खान है तो फिर भी ये मुल्क है, और इमरान खान नहीं होगा तो फिर भी मुल्क कायम दायम रहेगा। लेकिन उसको ये लगता है कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान नहीं है। आज जो हमारे मसल्ह अफवाज के जो इदारे, लाइन फोर्सेस के जो इदारे, आज हमारी अदलिया के साथ जिस तरीके से ये मजाक किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो इनकी सोशल मीडिया जो टीमें निकल के बाहर आ रही हैं,
आप जो है वो पकड़ाई हो रही है और खुल खुल के सामने आ रहे हैं। 8-8 इन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम के जाली अकाउंट बनाए हुए, 20-20 इन्होंने फेसबुक के अकाउंट बनाए हुए, 30-30 इन्होंने ट्विटर के अकाउंट बनाए हुए। एक बंदा 6-6, 15-15 जो है वो अकाउंट जो है वो चला रहे ट्विटर के। तो हालत ये कि समझते हैं कि सोशल मीडिया पे हुकूमतें चलती हैं। इनको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये मुल्क चलता है। इनको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीजें लगती हैं। अभी $100 अरब जो है वो कर्जा IMF से मिलना था, और ये कर्जे देखिए, कर्जे चढ़ते हैं और मुल्क से उतर भी जाते हैं। बात ये है कि कर्जे जो है वो अमेरिका जाए, अमेरिका का एक बच्चा इस वक्त $1200 का मखरूज है, जापान इस वक्त कर्ज हुई है, यूरोप के कई मुल्क जो है वो IMF के कर्ज हुई है, एशियन बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, कर्जे लेते हैं उतरते हैं। हमने इनको CPEC एक दिया था साइन करके, वो CPEC 2023 के अंदर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देता, और ये CPEC 2024 तक ये मुल्क का तमाम कर्जा ये उतार देता। आज CPEC की सूरत हाल देखें, 3.5 सालों के अंदर वहां से चाइनीज अपनी तगारियां, अपने बेलचे, अपनी बेचारे वो ट्रालियां ले लेके निकले। उन्होंने कहा ये CPEC दिया हमें, यहाँ तो इनकी अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे ये। ठीक है नईम साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, और भी बहुत सारे सवालात हैं सियासी मामलात के हवाले से भी, दीगर मामलात के ऊपर भी। आमिर इस्माइल साहब हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, और इसमें सियासत पे बात हुई है। कुछ देर पहले जो मामलात सामने आए हैं, ख़ास तौर पे जो मीशत के हवाले से ख़तरा मंडला रहा था, खुदा का शुक्र है अब वो टल चुका है। जो मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, खुदा का शुक्र है कि उससे अब हम महफूज हैं। नईम अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ पर मौजूद हैं, बात हो रही थी। नईम अमान साहब, ये बताइए कि लोग तो अभी भी एतबार कर रहे हैं, और कल की जो चंदा मुहिम हुई है वो आपने देखी कि लोग जो है उसमें अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को एतमाद तो है, ऐसा बज़ाहिर लगता है कि अभी भी उनको यकीन है कि शायद ये निजात दहिंदा साबित हो सकते हैं। क्या कहेंगे, फरमाइए। असल में देखें, मैंने आपको इंट्रो में भी ये बात बताई कि ये आदमी एक्सपर्ट है चैरिटी इकट्ठी करने के अंदर, चंदा इकट्ठे करने के अंदर, लेकिन ये मुल्क नहीं चला सकता। लेकिन बात ये है कि कल जो कॉल जो हुई है, इस कॉल का मैं अगर बताऊं तो शायद मैंने भी कहा, चलो मेरी पार्टी की तरफ से जो है वो हमें कहा गया है कि हर तरीके से आप माली सपोर्ट करें ऐसे हालात के अंदर। तो मैंने कहा चलो हम भी कॉल मिला लेते हैं। सर मैंने कोई 20 मिनट कॉल मिलाई, मेरी कॉल तो नहीं मिली। अच्छा। और कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई हम भी डालना चाहते हैं, उनकी कॉल भी नहीं मिली। असल में जैसे उन्होंने ट्विटर अकाउंट अपने 20-20 बनाए हुए ना, ऐसे 20-20 कॉलर भी अपने रखे हैं। और कोई दिखे, एक होता है प्रोग्राम जो मेरा आपका लाइव चल रहा है, जो बात हम कर रहे हैं वो डिबेट कर रहे हैं लाइव, एक होता है रिकॉर्डेड जो चीज होती है ना सर, वो निकल के बाहर आ जाती है। अब ऐसा बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि मैं फोन करके कहूँ मैं 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा, मुझे तरीकेकार कोई क्लियर करे ना। सर मैंने तो नहीं देने में से कॉल कर दी है। तो ऐसी कई कॉल्स आई हैं, ऐसी कई कॉल्स कराई गई हैं, ऐसी कई कॉल फेक जो है वो माजी के अंदर भी इस किस्म की जो है वो इनके ये चीजें मिली हैं। मसला ये है कि अगर आपने चैरिटी इकट्ठी करनी थी, और चैरिटी बात ये कि अब देखें ना, सबसे बड़ा अलमिया ये कि ये पूरी जो कंपनी एक डिज़ाइन हुई है तरीके इंसाफ, जो कंपनी की जो बुनियाद रखी गई है वो बुनियादी उसका ढांचा ही गलत है। जैसे फॉरेन फंडिंग इनकी खुली है बात, इसराइल का पैसा किस मकसद के लिए इस मुल्क के अंदर इनके पास आया, चलो इसराइल से आया, वो किस कामों के लिए आया, वो चैरिटी के लिए आया, इनकी इंतखाबी मुहिमों के लिए नहीं आया। और दूसरा वो आया तो इस मुल्क के अंदर क्या इस मुल्क की जो है वो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आया? नहीं, वो इस मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए आया। असद उमर आपके एक मिसाल आपके सामने, जब इनकी हुकूमत बनी तो 9th मंथ 9 महीने सूरत हाल ये थी कि इनके साथ वो मायदा करने के लिए ही तैयार नहीं थे IMF वाले। उन्होंने कहा भाई तुम जो जिस दरवाजे से आए हो ना, मैं मिसाल आपको 2000 जो है वो अगर मैं 9 की आपको दूं तो बड़ी कोशिश की परवेज मुशर्रफ ने जो है वो किसी तरीके से जो है वो हमारा CPEC का एग्रीमेंट हो जाए। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप जमहूरी लोग नहीं हो, आप जिस रास्ते से आए हो आप तो कल चले जाओगे, जमहूरी पार्टी आएगी तो ये एग्रीमेंट जो है वो नहीं होगा। 2013 की अप्रैल के अंदर आसिफ जरदारी ने 200 दौरे किए, आखिरकार उनको ये यकीन दहानी कराई कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा अमन व अमान, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, फिर आगे आप काम स्टार्ट करें। नेशनल एक्शन प्लान भी हम साइन करके गए, ज़र्ब ऑफ प्रोफेशन भी जो थे हम साइन करके गए, और फिर बाद में
होता ये है कि इनके साथ आईएमएफ इनको खड्डे लाइन लगा दिया था। आईएमएफ इनके साथ जो है वो एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। और सूरत हाल ये कि 9th मंथ इस मुल्क का जो है इन्होंने शुरू के अंदर बेड़ा गर्क किया। हर तरीके से जो है वो टांगे इन्होंने पकड़ ली आईएमएफ की, किसी तरीके से जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। और आज सूरत हाल ये जो इनकी फ़ोन कॉल जो रिकॉर्ड हुई है, जो निकल के आवाम के सामने आई है, जो पब्लिक के सामने निकल के आई है, ये वो कॉल रिकॉर्ड है, ये फ़ोन वो रिकॉर्ड है कि क्लियर कर दिया कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो पहले दिन से ये गए ना, तो अब ये चाहते हैं कि मुल्क श्रीलंका की तरह बन जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि इमरान खान नहीं था तो पाकिस्तान जब भी था, इमरान खान है तो पाकिस्तान जब भी है, और इमरान खान नहीं रहेगा फिर भी पाकिस्तान रहेगा, चाहे हम हो। लेकिन इस मुल्क की जो सरहद है, इस मुल्क की आवाम के साथ देश पाकिस्तान की जो सलामती, जो लोग इस मुल्क को चलाते हैं ना, जो इस मुल्क की सलामती की जिन लोगों ने कस्में और वादे लिए, इंशाल्लाह उनको ताफ़ुज़ भी करना आता है। और हमने बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हमेशा हम कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ पे हम यकीन रखते हैं, और एक तजुर्बा है हमारे पास, एक एक्सपीरियंस है हमारे पास कि मुल्क को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। ये तो वो लोग हैं जिनको हमने दावत दी कि अब हमने तो बिसाक जमहूरियत पे साइन किए, हम बिसाक मेशत पे भी साइन करते हैं। इमरान खान साहब, हम आपके साथ चलते हैं। लेकिन बात यह है कि आज वो कहता है कि मैं किसी और के इशारों पे था, मुझे किसी और ने कहा, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन किसी ने कहा कि इसको इलेक्शन चेयरमैन लगा दो, मुझे क्या पता था बाद में क्या होगा। मतलब क्लियर हो गया। तो इसके बेसिकली बेसलेस इख्तियार वाला वजीर आजम था। इसके पास अपने कोई इख्तियारात नहीं थे। इसके पास जो इख्तियारात थे वो इख्तियारात इस्तेमाल होते थे फरागोगी जैसे। इसने अली बाबा 40 चोर जो रखे हुए थे, और कमाल ये मैं आपको तो हाथ में शख्स की तस्वीर होती है और मुंह पे कभी सच नहीं निकला, हमेशा मुंह से शख्स ने जो है ना झूठ बोला है। अय्या का ना बदो, अय्या का नस्तीन से तकरीर स्टार्ट करता है, उसके बाद आप जाके खोलें पीछे सारा रिकॉर्ड। आज ये किस चीज का दिफा कर रहे हैं? आज बात ये कि फोन कॉल कर दिफा कर रहे हैं, किस मुंह से ये दिफा कर रहे हैं? असद उमर को हम नहीं जानते, खुद क्लास के अंदर फेल आदमी, उसको ला के वजीर का जो है वो वजीर लगा दिया, मुल्क की मैशत ठीक करेगा। यार ये क्या मजाक है इस मुल्क के साथ। ठीक है, अच्छा नईम मोहम्मद साहब, दीगर मामलात है, खासतौर पर सैलाब के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। आमिर इस्माइल साहब इमिग्रेशन एक्सपर्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कनाडा से, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आमिर भाई, आवाज़ मेरी आप तक पहुँच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा आमिर भाई, अब ये बताइएगा कि अब इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पे एक जो सवाल है वो हमेशा ये पूछा जाता है, जो हमारे पास फैक्ट्स मौसूल होते हैं, कि कनाडा अब कैसा है और ओवरसीज़ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि ये जो शुरू के जो 6 मंथ्स होते हैं ये बड़े क्रिटिकल होते हैं, ये सर्वाइवल के लिए बड़े मुश्किल होते हैं। क्या कनाडा के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन होती है जैसे यूरोप और दीगर जगहों के लिए होती है? यकीनन आप किसी भी नई जगह जाते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको थोड़ा स्मार्टली डील करना होता है। आप जब इरादा बनाते हैं इमिग्रेट करने का किसी जगह पे मुस्तकिल सुकूनत का, तो आप अपनी प्रिपरेशन कबल वक्त करके आते हैं। आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप इस पेशे में महारत रखते हैं, उसकी यहाँ पर क्या तरीकेकार है, लाइसेंसिंग है या नहीं। जैसे हमारे अपने इमिग्रेशन के पेशे में भी यहाँ पे लाइसेंसिंग है, प्रॉपर लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, तभी आप लोगों को इमिग्रेशन की मशवरे दे सकते हैं, उनसे पैसे ले सकते हैं उसके एवज में। तो इसी तरीके से आप किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इंजीनियर हैं, आप नर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, तो एक स्टैंडर्ड यहाँ मुकर्रर है, तो उसमें वक्त लग सकता है, तो 6 महीना बल्कि ज्यादा भी लग सकता है कि आप सेटल डाउन हो। और इसी वजह से आपको कुछ रकम अपने साथ लानी होती है सेटलमेंट फंड्स की सूरत में, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मखसूस कर दी है आपकी फैमिली साइज के हिसाब से। तो यकीनन आपको 6 महीने या ज्यादा वक्त लगता है अपने अपग्रेड करने में, क्वालिफिकेशन सेटल डाउन होने में, लेकिन मौके हैं यहाँ पे यकीनन। यहाँ पर स्काई इज द लिमिट। अगर आप मेहनती हैं और आप दयानतदारी से काम करने के आदी हैं, जो कि हमारी कौम है पाकिस्तान से माशाल्लाह, तो यहाँ पे काफी उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं यहाँ पे लोगों ने, और बड़ी नेकनामी की है पाकिस्तानियों के लिए। और ऑब्वियसली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो एक सरमाया ही होते हैं, तो उन्होंने काफी यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। राइट। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ का और तस्करा कीजिएगा कि ये इमिग्रेशन के लिए जो एज है ये कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या कौन से लोग हैं, किस एज ब्रैकेट में आते हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। और फिर लीगल कंसल्टेंसी के हवाले से एक बड़ा इशू ओवर द ईयर्स यहाँ पर रहा है, लोगों को सही गाइडेंस जो है वो नहीं मिलती, और फिर अगर यहाँ पे समा अगर वो किसी तरह कामयाब हो भी जाते हैं तो वहाँ पर जाके जो कंसल्टेंसी के इश्यूज़ आते हैं या वहाँ पे बहुत सारे जो लीगल इश्यूज़ आते हैं,
उसको फिर लोग जो है वो टैकल नहीं कर पाते। मैं चाहूंगा इन 2 सवालों का जरा जवाब दीजिए। अच्छा, एज के हवाले से डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर राइट। आप फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में एज इकोनॉमिक इमिग्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आके जॉब्स करना चाहते हैं, तो यकीनन एज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। राइट। अगर आप की एज ज्यादा है, पहले हम क्योंकि 1991 से काम कर रहे हैं तो यस 49 के बाद 50 साल की एज पे पॉइंट करते थे। अब ये है कि वो 30 साल की उम्र से काटना शुरू करते हैं। तो Right. गवर्नमेंट का जो फोकस है वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि उन्होंने पजीराई करनी है यंगर एप्लीकेंट के लिए। तो अगर Right. आप यंग Right. हैं तो आपके मौके ज्यादा हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं फॉर एग्जांपल और आप बिजनेस इमिग्रेशन चाहते हैं तो फिर उसमें एज की कोई कैद नहीं है। Right. तो आप Right. एज इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप एज में बढ़ गए तो फिर आपको दूसरी तरीकों से अपने पॉइंट लेने पड़ते हैं, जैसे कोई प्रोविंस आपको मजीद पॉइंट दे दे, 600 नंबर मिल जाते हैं अगर Yes. कोई प्रोविंस आपको सेलेक्ट कर लेता है आपकी स्किल्स की बुनियाद पर। तो ये है। बाकी जो लीगल कंसल्टेंसी के हवाले से जी। बात है, तो पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले, वो तमाम अनलाइसेंस लोग हैं, क्योंकि वो लाइसेंस हो नहीं सकते जब तक कि वो कैनेडियन ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो हो ये रहा है कि जो पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट हजरात हैं, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है कि वो अपने आप को लाइसेंस कंसल्टेंट जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जी। फिर मीडिया कवरेज भी हो जाती है उन लोगों की। वो ऐसा ही है। मैं देखता हूँ कि टीवी स्टेशन पे आ जाते हैं, टीवी चैनल्स पे, तो लोगों को क्योंकि अंदाजा नहीं है पाकिस्तान में, वो फिर गंवाते ही हैं अपने पैसे। अच्छा अगर आप आमिर भाई, पहुंच भी जाएं एक चीज का और मैंने देखा है जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, वो जो ऑफिसेस के अंदर दीवार के ऊपर बड़ा सा सर्टिफिकेट एक लगाया हुआ होता है, वो स्टैम्प के साथ एक गोल्डन कलर की एक स्टैम्प लगी होती है, लोग अक्सर उससे भी जो है वो मरूब हो जाते हैं, क्या कहेंगे? क्या? हाँ, एक तो ये कि वो सर्टिफिकेट सही हो सकता है, लेकिन ये उस शख्स का होगा जो कि कनाडा में बैठा हुआ है। Yes. ये जो शख्स यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो उसका सर्टिफिकेट यूज कर रहा है। जी। तो ये भी मसला है एक तो वो देखना। दूसरा ये कि अगर आपको वीजा मिलेगा तो वो आपकी क्वालिफिकेशन सलाहियत की बुनियाद पर मिलेगा, किसी कंसल्टेंट की वजह से नहीं कि अगर Yes. आपको मैंने रिप्रेजेंट किया या किसी अनलाइसेंस ने, तो इस वजह से आपको अगर वीजा मिल गया और लेकिन आपने उसमें खिदमात ली थी किसी पाकिस्तानी बेस्ड कंसल्टेंट से, आपको बाद में पता चलता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को कि आपने किसी को पैसे दिए थे, तो भी वो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं, स्टेटस कैंसिल कर सकते हैं कि आपने बताया नहीं और आपने गलत बंदे को पैसे दे करके यहाँ पर खिदमात हासिल की। तो अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता, उनको सिर्फ क्योंकि एक्साइटमेंट होती है कि मुझे मेरा वीजा मिले और वो भी किसी भी तरीके से मिल जाए, तो उसमें वो फिर इतनी वेरिफिकेशन नहीं करते। और सोने पर सुहागा ये होता है कि उस बंदे ने अपने आप पर लाइसेंस कंसल्टेंट का लिबादा भी ओढ़ा हुआ होता है। अभी वो खुद कनाडा में नजर नहीं आ सकता, ना ही वो आएगा, लेकिन लोगों को वो जरूर कनाडा भेज रहा है और उसमें ही लोग धोखा खा जाते हैं। राइट राइट। आमिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आमिर इस्माइल साहब, इमिग्रेशन एक्सपर्ट, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे कनाडा से, और मसरूफ़ स्केजुअल के बावजूद आपने टाइम निकाल के हमें वक्त दिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इंशाल्लाह जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो एक प्रोग्राम और रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे फ़र्दन गुफ्तगू की जाएगी। सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी। नहीं मामान साहब, सैलाब के बाद जो सूरत हाल रही है, ख़ास तौर पर जो सिंध में इस वक्त और बलूचिस्तान में सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंतज़ामी मामलात के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, न सिर्फ अंदरून सिंध में बल्कि जो शहरी इलाके हैं, बिलखुसूस शहर कराची इस वक्त तबाही का शिकार है। फरमाइए कि ये जो जिम्मेदारी है शहर को बनाने की, सूबे को बनाने की, ये कब पूरी होगी? लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, फरमाइए। या सिर्फ देखिए, नगानी आफात जब आती हैं, आलमी वबाएँ आती हैं, तो फिर वो रिज़ल्ट यही निकलता है। अब नगानी आफात सिर्फ जो है वो सिर्फ सिंध को इसको फोकस नहीं किया, बलूचिस्तान है, KP के खासा नुकसान हो गया है और हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल अब जैसे जैसे जो है वो बरसात पीछे से जो है वो बहाव आ रहा है पानी का, तो वो मज़ीद नुकसान करता हुआ आ रहा है। अब होता ये है कि गवर्नमेंट या कभी वो ये नहीं चाहती रियासत के जो है वो आवाम का नुकसान हो। हमारी कोशिश ये है कि जो इस वक्त जानी नुकसान हुआ है, जितना जानी नुकसान हो चुका है, हम कोशिश करें कि मज़ीद जानी नुकसान से जो है लोगों को बचाएं। अभी भी कई ऐसे विलेजेस हैं, देहात हैं, गांव हैं, जिनके अंदर अभी भी समझ लें कि सूरत हाल बड़ी गमगीन है, सूरत हाल अच्छी नहीं है। अभी भी पानी जो है ठीक ठाक वहाँ इकट्ठा है, लेकिन हमारे जो पंपिंग स्टेशन हैं, पंपिंग जो है वो हमने मशीन से वहाँ प्रोवाइड उनको कर दिए से जो है वो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ताला चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर दूसरा कि इस वक्त जो लोगों का माली नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों के जानवर जो है वो खासी तादाद में जो है वो उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ा है। फिर ज़मीनें इस वक्त खा रही है, किसान है बेचारे, अभी 1 साल पहले ही टिड्डी दल से निकले नहीं थे। टिड्डी दल में हमें
उस पर हमने सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की उनको, उनको करोड़ों रुपए के वसाइल दिए, समझ लें कि अरबों तक के उनको जो है ना हमने पैकेजेस दिए। लेकिन फिर ये नगानी आफात का आ जाना, और मैं समझता ही है कि एक इम्तिहान है, सर इम्तिहान की घड़ी के अंदर हमें बैसियत कौम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, ना कि इन अवाम का जो है ये मजाक उड़ाए। अभी देखिए ना कल टेलीफोन कॉल जिस तरीके से लिए, ये अवाम भूलती नहीं है, वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, फिर गवर्नर हाउस को गिराना, PM हाउस को गिराना, उनको लाइब्रेरी, किसी को जो है यूनिवर्सिटी बनाना, फिर 250 डैम, फिर 12 मौसम। अभी ये भी यकीन कर लें 500 अरब रुपए यकीन करने वाले इस बात को भी यकीन कर लें कि 500 अरब रुपए आ गए। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। अभी तो मजीद नुकसान की तरफ जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी जो ख्वाहिश थी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब चाहते थे कि मुल्क का दिवालिया निकल जाए और इस दिवालिये के अंदर जो है वो मजीद हालात कशीदा हो जाए मुल्क के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने जो है वो कंसीडर की रिक्वेस्ट, और कंसीडर करने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अमाउंट एक आएगी मुल्क के अंदर, और आएगी तो डॉलर भी जो है वो नीचे आएगा, पेट्रोल के रेट हैं वो भी नीचे आएंगी, अदवात हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें जो ये बढ़ा के चले गए थे, अब आस्ते आस्ते चीज़ों को हम टैकल कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस भी यही है कि महंगाई से लोगों को बाहर निकालें। लेकिन इस वक्त कराची ने हमेशा साथ दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी प्राउड है कराची के ऊपर, क्योंकि हैसियत में खुद भी बाय बर्थ कराची से हूँ, तो हमने दिल खोल के जो है ना ऐसे हालात के अंदर सपोर्ट की है। तो इस वक्त भी जो है वो कराची वाले जो है वो मजीद सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा सिंध का नुकसान तो हुआ है, बलूचिस्तान भी है, KPK के भी है, एक बड़ा नुकसान हो चुका है। रियासत अपना काम कर रही है, रियासत के पास जितने वसाइल हैं, हमारे जितने भी डेवलपमेंट फंड था, हमने तरक्याती जो हमारे मंसूबे थे, हमने कोशिश करके फिल वक्त उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। लेकिन लाजमी सी बात है कब जो बजट दिया जाता है उस बजट में रहते हुए हमने तमाम मिनिस्ट्रीज को देखना पड़ता है। लेकिन ऐसी नगानी आफात एकदम से आ जाएं, हालांकि जो महकमा मौसमियात है उन्होंने जो हमें अपडेट की थी वो ये किया था कि इस दफ़ा बारिशें जो है वो मानसून की 11-12% ज़्यादा होंगी, लेकिन वो 12 से लेकर 54-55% जो है ज़्यादा बारिशें हो गई हैं। अब ज़्यादा बारिशें हो गई हैं, नुकसान ज़्यादा हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बासियत रियासत पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट अपने तमाम वसाइल जो है वो इस्तेमाल कर लिए, और इंशाअल्लाह ताला जो नुकसान जो हुआ है उसका भी अजाला जो है वो इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत करेगी। ज़रूर होगा। ठीक है जी, अब मामलात बहुत सारे थे दीगर, और यहाँ पर हमारे साथ हमने तहरीक इंसाफ के भी जो नुमाइंदे हैं उनको मदऊ कर रखा था, लेकिन वो क्योंकि नहीं स्टूडियोज़ में आ सके तो बहुत सारे और दीगर सवाल थे जिसके ऊपर उनसे बात हो सकती थी। अब सेगमेंट क्योंकि हमारा जो है वो यहाँ पे नामपजीर हुआ है, तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो इन मामलात पर जो है मज़ीद गुफ्तगू की जाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नईम अवान साहब का कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया और यहाँ पर हमारे साथ बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। सियासी मामलात के ऊपर आमिर इस्माइल साहब कुछ देर पहले टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उनसे इमिग्रेशन और इससे मुताल्लिक जितने भी सवाल थे उसके ऊपर जवाब दे रहे थे। एक ब्रेक की तरफ हमें यहाँ पर अब जाना होगा, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।